बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नज़दीक आ रहा है और इस चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। एक और सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा निकालकर हर जिले में घूम रहे हैं और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए हर जिला को किस तरह सजाया गया है। सरकार की जितनी भी उपलब्धियां हैं उसको हर जिला मुख्यालय में पूर्ण रूपेण बैनर और पोस्टर के जरिए सजा के आम जनता को यह दिखलाने का प्रयास किया जा रहा है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में कितने विकास के कार्य हुए हैं। उसी तरह दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता मिलन सह संवाद कार्यक्रम का आयोजन पूरे ज़िले में घूम घूम कर रहे हैं। आखिर ये दोनों नेताओं के कार्यक्रम का क्या असर पड़ेगा, हमारे साथ जिले के कुछ पत्रकार हैं, हम बात करेंगे कि ये दोनों नेता जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आखिर उसका क्या रहेगा। दोनों ही नेता चुनाव के लिए पूरी ताकत लगा चुके हैं, आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा दोनों यात्राओं का? बिल्कुल प्रभाव तो पड़ना ही है, क्योंकि जो प्रगति यात्रा नीतीश कुमार ने किया है, बहुत सारी बड़ी बड़ी घोषणाएं की है जो अभी तक ज़मीन पे नहीं आ पाई है। और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव भी उस चीज़ को उजागर कर रहे हैं, जो कमियां हैं वहाँ पर बार बार दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव पड़ेगा, प्रगति यात्रा का प्रभाव पड़ेगा और तेजस्वी यादव का ही प्रभाव पड़ेगा। देखा जा रहा है कि नीतीश जी जो अपने उपलब्धि को गिनाते हैं उसका जो निगेटिव पक्ष है उसका वो तेजस्वी जी उसको सोशल साइट पे डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कितना इसका असर डालेगा? असर तो पड़ना ही है, क्योंकि जो ज़मीन पे का कुछ काम हो नहीं पा रहा है, अभी तो घोषणाएं हो रही हैं, है ना। जो काम हुआ है, जो घोषणाएं हुई हैं उसका 20% ही मात्र ज़मीन पर आ पाया है, इसलिए प्रभाव पड़ना तो लाजमी है। पड़ना प्रभाव पड़ेगा। एक चीज़ कही है कि स्मार्ट सिटी में चयन हुआ था इस जिले का, लेकिन शहर में आपको क्या लगता है कि कितना काम हुआ है और नीतीश जी की जो घोषणाएं हैं जो वो दावा कर रहे हैं कितनी हकीकत है और कितना फसाना है? स्मार्ट सिटी की अगर बात करें तो आप इसे समझ सकते हैं कि जब काम होगा उससे पहले बैठक भी होती है, उसकी मॉनिटरिंग भी होती है। जो काम होता है मॉनिटरिंग की बैठक पिछले लगभग एक महीने पहले तक जो 8-9 महीने बीते हैं उसमें एक बार भी नहीं हुई थी। आप समझ सकते हैं जब मॉनिटरिंग बॉडी की बैठक ही नहीं होती तो काम का आकलन किस प्रकार होगा। अभी आप जहां खड़े हैं, हम लोग जहां खड़े हैं उसके ठीक बगल में 10 मीटर पहले जो सड़क है वो सड़क धंस गई थी। स्मार्ट मीटर का ही काम इसका काम चल रहा था, स्मार्ट सिटी का ही। तो कुल मिलाकर के काम की जो स्थिति है उसकी जो मतलब उसका मूल्यांकन है वो तो हो नहीं पा रहा। लूट खसोट की पूरी माहौल बन चुकी है। दूसरी बात प्रगति यात्रा की बात कर रहे हैं, यहाँ तेजस्वी यादव के जनता दर्शन और खास करके कार्यकर्ताओं के साथ जो खासकर उनका संवाद चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप अगर देखें तो जो तेजस्वी यादव उन चीज़ों को बता रहे हैं जो काम नहीं हो पाया है, और तेजस्वी इस सबके बीच में एक बड़ा चालाकी से एक चीज़ को कह रहे हैं। जो 17 महीने की उनकी सरकार रही है उसमें उन्होंने जो भी किया है उस चीज़ को लेकर के वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं कि हमने नौकरी दे दी, सब कुछ कर दी। लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी या फिर एनडीए की तरफ से जब आकलन की बात आ रही है, चाहे तुलनात्मक तरीके से लोगों को बताने की बात आ रही है, तो हमेशा 2010 की बात हो रही है, लेकिन 2015-20 की बात लोग नहीं कर पा रहे। कहने का मतलब यह है कि वो लोग भी ये मानते हैं कि नीतीश का स्वर्णिम काल 5 से 10 वाला ही था, और इधर जो चुनाव में जिस चीज़ को प्रस्तुत करना चाहिए जिनको लगता है कि शायद वैसा आकलन का भी नहीं है। तो नीतीश जी जब तेजस्वी जी का साथ सरकार बनाए थे कुछ दिनों के लिए, तो उस समय नौकरियों की बहार आई थी, ऐसा दोनों ही लोगों का दावा है। तो क्या असर डालेगा और इन यात्राओं का कितना असर पड़ेगा चुनाव में? देखिए, जिस तरह से अभी वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जो चल रहा है, जिस तरह से पक्ष और विपक्ष का लगातार आरोप लग रहा है, पक्ष अपने कामों को लेकर के जनता के बीच आ रही है, चाहे प्रगति यात्रा हो, चाहे जितनी सारी योजनाएं हैं। देखिए चुनावी वर्ष है, ऐसे में विपक्ष भी पूरी तरह से हमलावर हो रही है और अपने आप को नई योजनाओं के साथ प्रेजेंट कर रही है। जैसे नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, वो माई बहिन मान योजना और जो लगातार जन संवाद करते हुए जो दिख रहे हैं, और हाल ही में वो मुजफ्फरपुर भी आने वाले हैं। संभवतः उनकी आज उपस्थिति मुजफ्फरपुर में होने वाली है, कल मुजफ्फरपुर में ही उनका कार्यक्रम है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उत्पन्न होता है कि जिस तरह से लगातार जो बिहार की राजनीतिक और जो कालखंड को यहाँ की जनता जो देख रही है, ऐसे में भरोसा जो जनता का नेताओं के प्रति होना चाहिए वो कम होते जा रहा है। स्तर कुल मिलाकर क्या लगता है आखिर बहुत आसानी से सीट निकलेगी या उनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी? देखिए, लड़ाई इस बार काफ़ी टफ रहने वाला है, क्योंकि जनता अब जो डिजिटलाइजेशन का जो युग आ चुका है, हर कोई सोशल मीडिया पे आकर के अपनी बातों को रख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, और जनता जिस तरह से एक्टिव हो गई है, चाहे वो कम से कम पढ़ा लिखा ही व्यक्ति की अगर हम बात करें, एक साधारण सा रिक्शा चालक है, वो भी मोबाइल पे तमाम गतिविधियों को देखता है। तो ऐसे में नेताओं के लिए बड़ा चैलेंज है कि आप जब तक कामों को
दिखाएंगे नहीं ज़मीनी स्तर पे और उसकी गुणवत्ता को आप साबित नहीं कर पाते हैं, तब तक आप उम्मीद नहीं करिए कि आपको जनता यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने के लिए चुन सकती है। तो दोनों के लिए इस बार चैलेंज है और कहना मुश्किल है कि कौन सत्ता में आएगी और नहीं आएगी। और क्या लगता है आपको कि चुनाव आसान होगा या मुश्किल होगा? काफ़ी संघर्ष करके हार जीत का फैसला होगा। नहीं, संघर्ष तो करना पड़ेगा। खासकर ऐसे पॉलिटिकल 7% ऐसे वोटर चाहिए पूरे बिहार में, 7% वोट विपक्ष को चाहिए अगर उसको सत्ता पानी है। लेकिन वो फिलहाल अभी नहीं दिख रहा है। प्रयास कर रहे हैं, माई बहन योजना लाए, लेकिन वो धरातल पर ये लोग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये नेता सब ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो खासकर जो समीकरण है वर्तमान स्थिति में वही समीकरण है। हाँ, ये हो सकता है जनता दल यूनाइटेड की जितनी सीटें हैं उसमें और गिरावट आएगी। अभी की वर्तमान स्थिति में और गिरावट आएगी, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के साथ पिछले बार जो चुनाव में हुआ उससे भी बड़े पैमाने पर, क्योंकि पिछले बार भी जो समीकरण चला रहे थे, आपने देखा, पूरे बिहार जानता है, वही समीकरण फिर एक पार्टी के जरिए चलेगा, उसकी धरातल और गिरेगी, भारतीय जनता पार्टी ऊपर उठेगी और उधर से राष्ट्रीय जनता दल ऊपर उठेगी। कांग्रेस जहां है वहीं पर थोड़ा बहुत आगे पीछे सिमट जाएगी। लेकिन सरकार बनाना दोनों के लिए टफ हो जाएगा, दोनों को जिंदोजहद करना होगा, संघर्ष थोड़ा ज्यादा होगा। मिला जुला कर जनता ही निर्णय करेगी अंत में कि क्या होगा। लड़ाई कठिन है। हाँ, लड़ाई कठिन है। किसी के मुद्दे पर किसी पर कोई भरोसा नहीं है। जो विचारधाराओं से जो लैस है वही लोग उसी विचारधाराओं पर वोट करेंगे। अब जो भटके हुए हैं वो तय करेंगे कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। ठीक है, हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़े हुए हैं। एक बात बताइए, बहुत ही न्यूट्रल रंग से हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक और नीतीश जी हैं, दूसरी ओर तेजस्वी जी। दोनों आदमी को आप कितना कितना 10 में से कितना कितना नंबर देते हैं काम के अनुसार? तेजस्वी, देखिए नीतीश कुमार जी, हम लोग शुरू से उनका बहुत सारा योजना है, ऐसा नहीं बेनिफिट मिला, लेकिन अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए। युवा है तेजस्वी यादव, उनको भी मौका मिलना चाहिए। खास तौर पर यूथ के लिए कोई सोचने वाला लीडर अभी तक बिहार में कोई है नहीं। मेरा सवाल सीधा है कि एक आम जनता के रूप में आप 10 में से तेजस्वी को कितना नंबर देंगे और नीतीश जी को कितना नंबर देंगे? 10 में से नीतीश कुमार जी को 6 नंबर और तेजस्वी यादव को 10 दे देंगे। पूरी ताकत झोंक दी है सरकार ने, और वहीं विपक्ष जो है वो हर सवाल का जवाब कहिए या हर उनके उपलब्धि का जो है वो डार्क काला पक्ष जो है वो दिखला रहा है। आखिर क्या असर आएगा दोनों की यात्राओं के? मुकुल जी, आपने खुद इससे पहले भी बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। क्या बिहार में ट्विटर और फेसबुक से चुनाव संभव है? नहीं, बिल्कुल जब यहाँ पे जातीय आधार पे टिकट बांटे जाते हैं, जातीय गोलबंदी के आधार पे वोटिंग होती है, तो ट्विटर पे भी कहा जाता है तेजस्वी यादव को किसी भी बात के लिए वो ट्वीट करते हैं, मुखर होकर सड़कों पे नहीं उतरते। जो राजद, अब तो लालू यादव भी जेल से बाहर आ गए हैं और इस बार के चुनाव में वो बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। चेहरा रहेगा तेजस्वी यादव, पर पीछे से लालू यादव ही पूरी रणनीति बनाएंगे। वहीं नीतीश कुमार की बात की जाए तो उनके कोर वोटर महिला मानी जाती हैं, तो उनकी के लिए राजद ने माई बहन योजना लेके आई। पर क्या उससे लगता है आपको कि माई बहन योजना सफल हो पाएगी? क्योंकि आम जनता के बीच वो क्या योजना है उसकी भी जानकारी राजद कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर नहीं दे पा रहे। रेवड़ी बांटने की जो प्रथा है अब तो शुरू हो गई है। अब तो सभी पार्टियां रेवड़ियाँ तो दिल्ली में देखें कि लोगों ने नकार दिया। आपको बुरी तरीके से जो हार हुई कि फ्री, सब कुछ फ्री दे रही थी आप, वहाँ पे जनता ने कहा कि फ्री नहीं चाहिए, हमें इस लायक बनाओ कि हम उस चीज़ को खरीद सकें। तो बिहार की भी वही स्थिति है। यहाँ से आधे से ज़्यादा लोग तो शिक्षा हो, रोजगार हो या स्वास्थ्य हो, उन सभी के लिए पलायन करना पड़ता है। उन सभी की ज़रूरतें तो आज भी पूरी नहीं हुई। वो नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो, राजद हो या जदयू हो या एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो। वैसे इंडिया गठबंधन तो अब कहीं है भी नहीं। तो अभी भी देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो ये बोर्ड लगा हुआ है ये नीतीश जी की उपलब्धियों का बोर्ड है। लेकिन जो हमने बातचीत की लोगों के साथ, उसमें स्पष्ट हो गया कि 2005 से 2010 का जो कार्यकाल था नीतीश कुमार जी का, वही कार्यकाल उनका स्वर्णिम कार्यकाल माना जाएगा। उसके बाद जो लालू जी के शासनकाल का विरोध करके और 2005 से पहले की चर्चा करके सरकार चलती रही। फिलहाल मुकाबला बड़ा कांटे का टक्कर दिख रहा है और यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता किसे अपना नेता मानती है। न्यूज़ 24 के लिए मुजफ्फरपुर से मुकुल कुमार की रिपोर्ट।